तो बेटा प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस किए थे डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट साइड हेडिंग नोट करना, न्यू टॉपिक स्टार्ट करने इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर, अच्छा एक मिनट रुको। इससे पहले वाला हेडिंग का नेम क्या था? वीएसईपीआर थ्योरी देख रहे थे ना, किस थ्योरी का डिस्कशन कर रहे थे? वीएसईपीआर थ्योरी। उसके बाद उसके एप्लीकेशन देखते हैं। वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल वाला टॉपिक हुआ है क्या? मेन हेडिंग था ना एप्लीकेशन ऑफ वीएसईपीआर करके। यस सर। ये है। तो उस हेडिंग के अंदर क्या क्या डिस्कस किया है बताओ पहले। हम लोग जो मेन हेडिंग था वो क्या था? एप्लीकेशन ऑफ वीएसईपीआर नहीं था क्या, कि कुछ और लिखवा दिए थे? एप्लीकेशन ऑफ वीएसईपीआर थ्योरी। सर हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडियल और डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर। जो कुछ और फॉर्म में लिखाएंगे, इन द आइडेंटिफिकेशन, इन द आइडेंटिफिकेशन, किसका आइडेंटिफिकेशन में? इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडियल एंड distorted structure, in the identification of ideal and distorted structure, in the identification of ideal and distorted structure। ठीक है ना? सेकेंड नहीं लिखा है तो इस तरह से नोट करो, फिर उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सेकेंड है बच्चा, इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलार, ये करवा दिया तो क्लास में तो लग रहा हमको, एंड नॉन पोलार कंपाउंड। इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलार एंड नॉन पोलार, पोलार एंड नॉन पोलार कंपाउंड। डायपोल मोमेंट के थ्रू बता सकते हैं ना भैया। डायपोल मोमेंट के लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलार एंड नॉन पोलार कंपाउंड, hence hence we can explain which molecules or species has zero and non-zero dipole moment। सर कोई देख लेते हैं डायपोल मोमेंट। तो हम ये बता सकते हैं पोलार एंड नॉन पोलार। तो पोलार हुआ तो डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, अगर नॉन पोलार है तो डायपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो। पोलार एंड नॉन पोलार कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब डायपोल मोमेंट बता सकते हो जीरो है या नॉन जीरो है। इसके तो क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? वी कैन एक्सप्लेन, ये सब हो चुका है, ऐसा क्यों लग रहा है हमको? वी कैन एक्सप्लेन changes in bond angle। We can explain changes in bond angle due to presence of lone pair, presence of lone pair। तो लोन पेयर कितना, लोन पेयर से बॉन्ड एंगल में क्या डिफरेंस आता है भाई? हाइब्रिडाइजेशन sp3, अगर मैं बात करूं हाइब्रिडेशन है sp3 sp3, लोन पेयर 0 1 2, तो बॉन्ड एंगल कितना था बताओ?
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चा। सर वो मीटिंग लॉक हो गई है, ऐसे मैसेज आ रहे हैं ग्रुप पे। तो पहले फिर बाद में क्वेश्चन करना। हाइब्रिडेशन sp3 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 सब में लोन पे कितना बचता है 0, तो बॉन्डिंग में कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। फिर sp3 है विथ वन लोन पे है, तो हाइब्रिडेशन बॉन्ड एंगल कितना होता है यहाँ पे 107 के आसपास, ठीक है ना। अब sp3 विथ 2 लोन पे है, तो हाइब्रिडेशन क्या, हाइब्रिडेशन वही है, लोन पे बढ़ गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ 104.5 डिग्री। क्लियर है, अप्रॉक्स 105 भी बोल देता है यहाँ पे वाटर के केस में। तो एग्जांपल क्या था भाई यहाँ पे CH4NH3 वाटर, वाटर के पास 2 लोन पे है, नाइट्रोजन के पास 1, कार्बन के पास एक भी नहीं। तो बॉन्ड एंगल में डिफरेंस कितने का आता है, बॉन्ड एंगल में डिफरेंस कितने का आता है बताया था ये ऐसा करके कुछ 2.5 डिग्री के आसपास का आता है, ठीक है ना डिफरेंस। फोर्थ पॉइंट, तो ये तो बता सकते हो we can explain variation of bond angle, variation in bond angle, bond angle, variation in bond angle when hybridization and number of lone pairs, we can also कर लेना, we can also explain variation in bond angle when hybridization and lone pairs, number of lone pairs are constant on central atom। इसको एक्सप्लेन करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल ये भी बता सकते हो कब, जब हाइब्रिडेशन और लोन पेयर कांस्टेंट हो। जल्दी से पॉइंट को नोट करो फिर डिस्कस करते हैं। बताओ यहाँ पे अगर वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल देख रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल देखना है, वेरिएशन देखना है। सेंट्रल एटम जब अलग हो, अटैच एटम सेम हो, हाइब्रिडेशन लोन पेयर सेम है, तो यहाँ पे अमोनिया का ज्यादा होता है ग्रुप में, जो एलिमेंट सबसे ऊपर होगा उसका हाई और नीचे लेकर सबसे कम। इसके लिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्यों। उस एक्सप्लेनेशन से पहले मुझे बताओ, जब कोवेलेंट बॉन्ड है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच, वैसे यहाँ पे यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है, तो मुझे ये बताओ बच्चे कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयर्ड वाले सेंटर में होते हैं किसी एक एलिमेंट की ओर होते हैं, बोलो सेंटर में। कहाँ पे होता है सेंटर के साइड, यहाँ पे भी सेंटर में होंगे जब बॉन्ड बन रहा था तब, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, सेंट्रल एटम जो है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है भाई, नाइट्रोजन। बताओ जल्दी, इन तीनों चार पांचों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का। भूल गए क्या, अप टू डाउन ग्रुप में जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा डिक्रीज होगा। तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने ग्रुप के सभी एलिमेंट्स हैं। तो बॉन्ड बना था कोवेलेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या किया, दोनों ने बॉन्ड बनाया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप किया। अब नाइट्रोजन ठहरा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से भी ज्यादा, तो नाइट्रोजन के मन में आ गया बेईमानीपना, तो बेईमान हो गया नाइट्रोजन, तो क्या करेगा, अब इस इलेक्ट्रॉन को हथियाना चाहेगा, मतलब अपनी ओर खींचना चाहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो सेंटर में थे वो कहाँ चल गए,
बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर। यहाँ पे बिस्मथ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा है क्या नाइट्रोजन के जैसा? बिस्मथ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन जैसा है क्या भाई? नो सर। तो यहाँ समझ लो ये इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाया, मतलब नीचे की ओर है, ऐसा समझ लो। ठीक है ना, नहीं खींच पाया तो नीचे की ओर है भाई। ये नहीं समझना कि हाइड्रोजन खींच रहा है, ये ज्यादा अच्छे से खींचा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर और ये नीचे। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच रिपल्सन डिस्टेंस ज्यादा या हाई है? डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? लो। लेकिन यहाँ की बात करूं मैं, डिस्टेंस अब लिख देते हैं, कौन सा डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना बच्चा, यहाँ पे बॉन्ड बना रहे इसलिए बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ। बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन इज वेरी लो। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर, बीपी मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई इनके कंपैरिजन में। इतना बात दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर रहा है, बिस्मथ नहीं है, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब अपने ग्रुप में सभी पीरियड वाले, अपने ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उनसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उसके कारण क्या होगा बच्चा? क्या होगा उसके कारण कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं खींचेगा अपनी तरफ। बस, तो वही समझाना चाह रहे, समझ में आया जो हम बताना चाह रहे? दिमाग में बैठा बच्चा? ये ऐसा क्यों हुआ, दिमाग में बैठ गया सबके? अब मुझे बताओ, डिस्टेंस कम है तो क्या होगा बच्चा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम टाइप के हैं, डिस्टेंस कम है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, या डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्सन ज्यादा होगा? डिस्टेंस कम है तो रिपल्सन ज्यादा होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन वेरी हाई। यहाँ पे क्या है, थोड़ा छोटा हो गया, समझ जाओगे ना, लेटर छोटा दिख रहा वर्ड का। रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है? लो। तो यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो। तो अब इसमें समझो, ये वाला केस रिपल्सन ज्यादा है तो कोई भी अपने आप को स्टेबल करेगा क्या? वीएसपीआर थ्योरी क्या कहता है? ज्यादा रिपल्सन कम स्टेबिलिटी। याद आएगा? याद आया कुछ? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर प्लस लोन, मतलब लोन पेयर कॉम्बिनेशन, लोन पेयर। तो इसमें रिपल्सन ज्यादा होता था तो ये कम स्टेबल होता था, ये ज्यादा स्टेबल होता था। याद आया ये वाला सीरीज? आया कि नहीं बच्चा? तो रिपल्सन ज्यादा है तो बॉन्ड क्या होगा भाई? रिपल्सन के कारण स्टेबिलिटी कम, तो दूर भागेंगे। दूर भागेंगे तो क्या होगा? बॉन्ड एंगल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पहले ऐसे था, दोनों पैरामीटर बने, ये भी पैरामीटर, ये भी दोनों ऐसे थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये जो केप दिख रहा है मैं आशा का, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो रिपल्सन के कारण ये क्या हो गया? दूर भागेंगे। दूर भागेंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या? पहले ही दूर दूर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पहले से क्या है? दूर में है ना। इसके केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो डिस्टेंस कम है, सॉरी ज्यादा है यहाँ पे, तो बस यही रीजन है। तो बॉन्ड एंगल ऑन मूविंग अप टू डाउन इन द ग्रुप क्या होता है भाई? इन सेम टाइप ऑफ हाइड्राइड इज डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होगा भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है वो सेंट्रल एटम की ओर शिफ्टेड होते हैं। क्यों शिफ्टेड होते हैं? कि सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सेंट्रल एटम क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। चलो पहले यहाँ तक नोट डाउन करो जल्दी से। तो बॉन्ड एंगल, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ये है भाई। इसका रीजन पूछा जाए तो क्या है? बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड पे के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर शिफ्टेड होंगे, वही लिखा हूँ यहाँ पे। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम
नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम की ओर शिफ्टेड है, बिस्मथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए उससे दूर होंगे। तो लिख सकते हो एंड इन केस ऑफ बी आई बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन इज फार शिफ्टेड टुवर्ड्स बिस्मथ, ऐसा करके। अब उसके बाद नाइट्रोजन की ओर ज्यादा शिफ्टेड है तो इसमें डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज वेरी लो, तो यही रिपीट किया यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज वेरी लो। अब डिस्टेंस लो होगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन ज्यादा होगा, तो वही नेक्स्ट लाइन है, रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई। और उस हाई रिपल्सन के कारण क्या होगा, बॉन्ड एंगल, रिपल्सन के कारण क्या होगा बच्चा, हाई रिपल्सन है तो यहाँ पे रिपल्सन के कारण दूर भागेंगे और बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। पहले ये ऐसे था, रिपल्सन ज्यादा हुआ तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा ताकि रिपल्सन कम हो जाए। तो ये जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया उसी को यहाँ पे नोट करवाया गया, तो नोट कर लो। लेकिन ये अच्छा रहेगा तो जब तुम इसको अपने लैंग्वेज में नोट कर, अपने लैंग्वेज मतलब जैसा तुम समझे उस वैसे अपने समझने के अकॉर्डिंग नोट कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है ये सब। ये मैं अपने समझ से नोट कराता हूँ, अपने समझ से नोट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। फिलहाल अभी नोट कर लो। तो याद रखना बच्चा, यहाँ पे ऑर्डर ऐसा क्यों बना, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था तो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा अपनी ओर, क्लियर है। बिस्मथ था लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं कर पाया, मतलब समझ लो नीचे है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा कम रिपल्सन, यहाँ पे डिस्टेंस कम दिख रहा है हाई रिपल्सन, और रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड एंगल बढ़ गया, ठीक है ना। रिपल्सन से दूर भागे तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया, रिपल्सन था ही नहीं तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा ही नहीं। तो यही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट नेक्स्ट में देख रहे हैं, केस 2 में कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे सेंट्रल एटम अब अलग है, सॉरी सेम है, बाकी अटैच्ड एलिमेंट क्या है, डिफरेंट। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, समझाने के लिए या समझने के लिए नाइट्रोजन, और पहले फ्लोरीन वाला ले लेते हैं बच्चों, अब आयोडीन। बस वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला खेला सेम जो है, उससे तो कंक्लूजन मिलेगा नहीं। कंक्लूजन किससे मिलेगा, जो अलग है। अलग क्या है तीनों में, हैलाइड। हैलाइड मतलब एक फ्लोरीन है, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों को, चारों को हेलोजन बोला जाता है। तो पहला फ्लोराइड है, सेकेंड है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हम लिख देते हैं भाई, कई लोग भूल गए मैं, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कोई मुझे आंसर बता सकता है उसका, तो मुझे एक्सप्लेन करना ही है। कोई हमें बता, NF3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा ऐसा कोई कह रहा है क्या, बढ़िया से सोचो बच्चों। और कोई ऐसा कहना चाह रहा है, एक ने तो बोला NF3 का, सॉरी NF3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, ऐसा ऑर्डर बोल रहा है। और कोई ऐसी ऑर्डर सोच रहा है क्या, यस सर, NF3 का ही ज्यादा होगा। सोच लो। नो सर, NF3 का ज्यादा होगा तो F की तरफ रहेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, Ni3 का ज्यादा होगा। देखो अब कैसे, वही कॉन्सेप्ट है, बस तरीका यहाँ पे अलग था। कौन खींचा इलेक्ट्रॉन, ये देखो ना भाई, सब में नाइट्रोजन, तुम नाइट्रोजन से कैसे कंपेयर करोगे, तो मैंने इसलिए तो लिखा है, हिंट दिया फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सब में बीच में थे पहले बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाद में बॉन्ड बनते हुए फ्लोरीन हो गया बेईमान। अब बोला भैया हमको इलेक्ट्रॉन हमारे साइड चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका, जिसका पावर उसका राज चलेगा भाई। तो जिस फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, मतलब जो सेंटर में होना चाहिए था वो इलेक्ट्रॉन सेंटर में ना होके बहुत ज्यादा शिफ्टेड हो गए फ्लोरीन की ओर। अब आयोडीन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या, बोलो, सीधा अब आयोडीन पे जाते हैं।
आयोडीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन के कंपेयर में नहीं, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना कम है कि नाइट्रोजन से भी कम है। तो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर रहेगा, नाइट्रोजन की ओर। तो समझ में आया, चीजें वही है, इलेक्ट्रॉन बस कौन पुल कर रहा है ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस दिख रहा है, कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज वेरी लो, सॉरी हाई है। तो हाई है तो क्या होगा भाई, रिपल्सन हाई या लो, लो। रिपल्सन क्या होगा, लो। अब इस केस में डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई। हाई है तो क्या होगा बच्चे बताओ, हाई है तो क्या होगा बोलो सर जल्दी। सर लो होगा ना उसका, डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज वेरी अच्छा लो। बॉन्ड वेरी लो है, हाँ लो है तो क्या होगा, हाई रिपल्शन होगा। बस रिपल्सन, रिपल्सन क्या होगा बच्चा, इज वेरी हाई। क्लियर है, तो हाई रिपल्सन तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा या घटेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा या घटेगा, अब जगह नहीं इस साइड लिख सर लो देता हूँ, ठीक है होगा, ना। घटेगा। हाई रिपल्सन है तो लो थोड़ी होगा, बढ़ेगा ना बच्चा, है बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, और कुछ नहीं, वही है भाई रिश्ता, वही सोच नया। वहां पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये अलग एटम थे तो उसके बेसिस पे कंपेयर किया गया। यहाँ पे अलग क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके बेसिस पे। तो इलेक्ट्रॉन कौन पुल किया, फ्लोरीन। कौन नहीं कर पाया सबसे कम, आयोडीन। तो पुल कर लिया, तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे कम डिस्टेंस। कम डिस्टेंस हाई रिपल्सन, हाई डिस्टेंस लो रिपल्सन, और हाई रिपल्सन तो ज्यादा बॉन्ड एंगल, क्योंकि बॉन्ड बढ़ेगा। यहाँ से ये बॉन्ड का एंगल है मान लो 20 डिग्री, तो रिपल्सन ज्यादा होगा और इसमें बॉन्ड का एंगल बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया बच्चा। तो क्लियर है, डिस्टेंस अगर यहाँ से ये 10 मीटर का है और यहाँ से 120 मीटर का है, तो जाहिर सी बात है बच्चा, सॉरी 100 मीटर का है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बॉन्ड एंगल बड़ा है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम है। तो बस और क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिपल्सन वाला, बस रिश्ता वही, सोच नया के साथ नोट करना था, करो नोट डाउन। नेक्स्ट हेडिंग है लिमिटेशन ऑफ VSEPR थ्योरी, इसमें 2 पॉइंट नोट कर लो। ये मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करता, मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, कोई मॉलिक्यूल्स, कोई स्पीसीज या कंपाउंड, ये VSEPR थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता। और ये भी एक्सप्लेन नहीं करता क्या कि मॉलिक्यूल्स का कलर कैसा होगा, कलर एंड स्पेक्ट्रा लिखो। इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर एंड स्पेक्ट्रा, कलर एंड स्पेक्ट्रा, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा था ना वैसे ही। तो ये कलर स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट मतलब एक्सप्लेन नहीं करता, ये दोनों थ्योरी दोनों बोलते हैं, ये दोनों पॉइंट को ये VSEPR थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता। तो नेक्स्ट जो थ्योरी पढ़ेंगे ये लिमिटेशन थोड़ा सा दूर हो जाएगा, थोड़ा सा इससे बोल रहा हूँ क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स पे एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, जो नया थ्योरी पढ़ने वाला है। और ये 12th में सीखेंगे कि कौन सा थ्योरी इसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक पूरा चैप्टर है। तो लिमिटेशन ऑफ VSEPR थ्योरी मैग्नेटिक बिहेवियर को नहीं एक्सप्लेन करता, ना ही कलर और स्पेक्ट्रा को। तो नेक्स्ट थ्योरी जो पढ़ेंगे 11th में ही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, नोट डाउन करो। तो लिमिटेशन ऑफ VSEPR थ्योरी
नेक्स्ट टॉपिक है, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लिमिटेशन क्या है कि मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते थे, साथ में पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ये कौन से स्पीसीज या मॉलिक्यूल्स होगा, ये सब। तो इतना तो मालूम है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो कौन सा स्पीसीज होगा, वो पैरा या डायमैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी के पास तो कौन सा नेचर का होगा, पैरा या डायमैग्नेटिक का बच्चा? कोई बोल ही नहीं पाया बच्चा, भूल गए एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऐसा कैसा चलेगा महाराज। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक। तो ये वाला लिमिटेशन तो 11th में ही दूर कर लेंगे इस थ्योरी के थ्रू, लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स पर नहीं, कुछ कुछ पर। और कलर और स्पेक्ट्रा जो है, कौन सा मॉलिक्यूल्स कलरफुल होगा, जो कलरलेस होगा, पर्टिकुलर कौन सा कलर शो करेगा, ये सब देखा जाता है 12th में। एक पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वहां पे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हेडिंग नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे जो क्वेश्चन होते हैं बड़े ही सिंपल होते हैं और हर साल 1-2 साल में रिपीट हो ही जाता है। रिपीट मतलब कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाते हैं इनके क्वेश्चन के, मतलब समझ, इससे क्वेश्चन आया मतलब बोनस क्वेश्चन है, बोनस मार्क्स है, देख के ही ऐसे तुरंत टिक कर दोगे। इसको हम जा सकते हैं, ऐसे केमिस्ट्री है ही नहीं डिफिकल्ट, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा लो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, मेहनत बस करना पड़ता है। जितना जल्दी समझ में आता है उतना जल्दी दिमाग से गायब भी होता है, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे ना कोई थ्योरी, और हर एक थ्योरी का अपने से अलग ही रिलेशन रहता है, अलग ही उसका फंडामेंटल होता है भाई। तो वो चीजों को याद रखने के लिए चीजों को बार बार रिवाइज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है, जो कि बहुत कम स्टूडेंट करते हैं। तब बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूल्स बनता कैसे है, इसमें कुछ नोट करने का जरूरत नहीं है बच्चा, ठीक है ना। अभी जो बता रहे सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है, हेडिंग भी मत नोट करो चलेगा। पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे पहले इसके पोस्टुलेट देखेंगे, तो पोस्टुलेट में पहला ही पॉइंट है मॉलिक्यूल्स बनता कैसे है। कैसे बनता मॉलिक्यूल्स बच्चा, अगर ये H2 है तो मॉलिक्यूल्स है, N2 है तो मॉलिक्यूल्स है, अमोनिया है तो ये भी मॉलिक्यूल्स है। कैसे बना होगा बताओ, H2N2 NH3 बना होगा तो कैसे बना होगा, कौन कौन से जब मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होगा तब H2 बनेगा। हाँ, नाइट्रोजन कंबाइन हुआ तो N2, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन हुए तो NH3। तो पहला पोस्टुलेट यही है। अब हर एक एटम के पास ऑर्बिटल होता है, तो उस ऑर्बिटल का, एटम का ऑर्बिटल है तो एटॉमिक ऑर्बिटल, प्लस ये एटम है तो इसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल। जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा तो मॉलिक्यूल्स, एटम मिलने से मॉलिक्यूल्स बनता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलने से क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर। वेरी गुड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो थोड़ा सा पढ़ के आना बच्चा ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 टाइप का होगा, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। पहले हम नॉन बॉन्डिंग भी बोलने वाले थे, वो नहीं, ठीक है ना। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बॉन्डिंग का मतलब क्या होगा, ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाए, पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है, ये भी बॉन्ड बनाएगा भाई। also participate in the bond formation। नोट नहीं करना है तो भैया सर बोलोगे सर ये अलग कैसे हो गया, तो ये जब बॉन्ड बनाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, और ये जब बॉन्ड बनाएगा तो स्टेबिलिटी को खा जाता है, मतलब कम कर देता है। तो एटम मिलके एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूल्स में आता है, एटम मिलके मॉलिक्यूल्स, तो वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, दोनों बॉन्ड बनाएंगे, ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा ये घटाएगा। कैसे बढ़ाएगा कैसे घटाएगा वो जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा।
क्लियर है? अब एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए कौन सा रूल यूज करते थे भाई? लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हो, उससे हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वही रूल यूज होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए। जैसे एटम में, एटॉमिक ऑर्बिटल में एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किसके इलेक्ट्रॉन होंगे? मॉलिक्यूल्स के। तो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए कौन सा रूल यूज किया जाएगा? कौन सा रूल यूज किया जाएगा? वही जो एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए था, हुन अबाव पॉली। किसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? हुन अबाव पॉली। बस इतना सा है भाई इंट्रोडक्शन। अब बाकी चीजें जब तक समझोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्लियर है बच्चा लोग? तो इस टॉपिक एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? यही हमारा लास्ट टॉपिक है। एक छोटा सा टॉपिक बचेगा, फॉर्मल चार्ज। किसी ने कल डॉट क्लास में भी पूछ रहा था, तो उसको बताना है, ठीक है ना? है तो पीरियोडिसिटी में ही था, बट यहाँ पे बताएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि उसके लिए आपको पता रहना चाहिए कौन सा बॉन्ड है, किसके बीच वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उसके बाद 2-3 छोटे टॉपिक बचेंगे। ये मेन टॉपिक है जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। बाकी छोटे मोटे चिल्लर वाले टॉपिक उसको बाद में देख लेंगे। तो क्लियर है यहाँ तक बच्चा लोग? तो इसको एक बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा सिंपल है बच्चा। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद अगर सिंपल कोई क्वेश्चन है आएगा तो यही है भाई। और ऐसा है ना, इसके क्वेश्चन को तुम बहुत सारे को तो रट ही सकते हो। ठीक है, फिर आज की सेवा करते हैं समाप्त।